हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं यूजी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन नेप 2023-27 के जो सेशन में हुआ था उसी का पेपर और इसी के साथ क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट में है। तो वहां से आप टेलीग्राम से पीडीएफ पा सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं मेजर 2 हिंदी का पेपर जो 2023-27 के सेशन में आया था, विथ आंसर देखने वाले हैं। और आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जैसा कि देख सकते हैं, पहला 15 नंबर का क्वेश्चन है, रीतिकाल के विविध परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। और इसी प्रकार 15 नंबर के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 5 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें आपको 2 करना है। देखिए, ये रहा 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित देख सकते हैं आप यहाँ, निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं 2 प्रसंग की व्याख्या करें। यानी जो 4 दिया है इसमें 2 लिखना है आपको। क ख ग घ तक दिया है, 2 लिखना है। मैं चारों बता दूंगा, इस सब का आंसर दूंगा विथ पीडीएफ। आप पीडीएफ भी ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, आपको कुछ देना नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ से 1 नंबर के 5 क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और इसी प्रकार यहाँ से मैंने आंसर लिया है सबका। आप बाद में वेरीफाई करके आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे कि मैं बता दूंगा, जो वीवीआई होगा वो क्वेश्चन रिपीट होगा, वो मैं बता दूंगा, उसका वीवीआई मार्क कर देंगे। रीतिकाल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इसके बाद वीवीआई क्वेश्चन आंसर लाने वाला हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद आज ही अपलोड करने वाला हूं वीवीआई क्वेश्चन आंसर। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया है। यानी किसने श्रृंगार काल को और रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल। ख नंबर है, रीतिबद्ध परंपरा के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? केशव या बिहारी। बिहारी इसका पूरा नाम क्या है बता देंगे आगे। मैंने क्वेश्चन लिया है इस विषय में, यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। जैसा कि आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? समय सीमा 1850 ईस्वी से 1885 मानी जाती है। अब घ नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है? तो किस युग की कवयित्री है? छायावाद युग की। मातृभूमि कविता के कवि का नाम बताएं। तो क्या है? मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं। अब की बार यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन, जो आप लोगों को व्याख्या करना है, जो प्रसंग आप लोगों को दिया जाएगा उसका व्याख्या करना है। तो मैं चारों बता देता हूँ। कौन नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रता समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। इसका सप्रसंग व्याख्या करना है, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ में राष्ट्र कवि की ओजसी देशभक्ति कविता से ली गई है। आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि ओजसी देशभक्ति से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि भारत की माता को स्वतंत्रता की देवी के रूप में चित्रित किया है, जो हिमालय की ऊंची चोटियों को देशवासियों को जागरण का संदेश दे रही है। कवि भारत को प्रबुद्ध, शुद्ध और तेजस्वी राष्ट्र मानता है। ये वह देश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं को अमीर वीर पुत्र कहकर संबोधित करता है और उन्हें दृढ़ संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। बढ़े चलो का उद्घोष निरंतर संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। कवि का आशय है कि स्वतंत्रता का मार्ग पवित्र है और उस पर चलने के लिए त्याग, धर्म और धैर्य और निडरता आवश्यक है। जैसा इसी प्रकार आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में लिए हैं, ताकि हर कोई समझ पाए। इतनी सरल भाषा तो आप देख ही सकते हैं।
जैसा कि ख नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहासी यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसका भी व्याख्या करना है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि जीवन की क्षण भंगुरता और अस्तित्व की अस्थिरता का कोई गहराई से व्यक्त करता है। कवि कहता है कि इस विशाल आकाश या संसार में मनुष्य का कोई भी स्थान स्थायी नहीं होता है, यानी मनुष्य को कोई भी जगह स्थायी नहीं है। मनुष्य का जीवन क्षणिक है, यानी कुछ पल के लिए है, और उसका अस्तित्व समय के साथ नष्ट हो जाता है, यानी समय के साथ हम लोग का मृत्यु हो जाता है। आज जो उपस्थित है वह कल इतिहास बन जाता है, आज जो है वह कल इतिहास रहेगा, ये तो सत्य है। उमड़ी कल थी मिट आज चली पंक्ति जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करती है। कवि का उद्देश्य यह बताना है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, यानी स्वाभिमान, डोंट बी एरोगेंट, स्वाभिमानी मत बनो, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर जीवन को सार्थक करना चाहिए। यह पंक्तियाँ यथार्थ बोध और वैराग्य की भावना उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिए हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ क्या पूछ रहा है। शशि किरणों से उतर कर भूख पर कामरूप नभचर, चूम नवतल कलियों का मधुमुख, सीख रहे थे मुस्काना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर का क्या है। आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रकृति सौंदर्य से युक्त कविता से ली गई है, प्रकृति सौंदर्य से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने सूर्य की किरणों को कल्पनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य की किरणों आकाश से धरती पर उतरकर मानव रूप बदल लेती है और धरती पर विचरण करने लगती है। वे नवजात कलियों को चूमती है और उन्हें मुस्कुराना सिखाती है। यहाँ किरणों जीवन, आशा और आनंद का प्रतीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, कवि ने प्रकृति को सजीव रूप देकर यह दिखाया है कि प्रकृति न केवल सौंदर्य प्रदान करती है बल्कि जीवन की उल्लास और सकारात्मक भी भरती है, जैसा कि और यहाँ लास्ट पॉइंट बचा है। इन पंक्तियों में मानवीयकरण अलंकार के माध्यम से प्रकृति की कोमल और स्नेही छवि उभर कर आती है। अलंकार, मानवीय अलंकार मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा। मानवीय अलंकार होता है ऐसा शब्द जिसमें मानव की भावना को जोड़ दे, यानी जो भी मानव की स्थिति है उसको जोड़ दे। कोई शब्द बना दिए, उसमें मानव की जो भी भावना है उसको जोड़ देंगे तो मानवीयकरण अलंकार हो गया। 9 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं आप, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, एक चल रहा लुकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलना, 2 टुक कलेजे का के करते पछताता था पथ पर आता। देख सकते हैं, अब इसका व्याख्या करना है, जैसा कि देखते हैं आंसर। इन पंक्तियों में कवि ने एक अत्यंत करुण और यथार्थपूर्ण दृश्य का चित्रण किया है। यथार्थपूर्ण मतलब क्या होता है? यथार्थ मतलब तो जो अभी है वैसा नहीं चित्रण करना, वास्तविकता से परे। कवि एक वृद्ध निर्धन व्यक्ति का वर्णन करता है जिसकी हालत इतनी दयनीय मतलब खराब, कि उसका पेट और पीठ एक हो गया है। वह लाठी के सहारे चलता है। वह अपनी भूख मिटाने के लिए पुरानी फटी झोली फैलाने को विवश है। यह दृश्य समाज की व्याप्त गरीबी, असहायता और मानवीय संवेदनाओं की कमी को उजागर करता है। 2 टुक कलेजे
के करता पछताता यह भाव प्रकट होता है कि आगे बढ़ते हैं। यह भाव प्रकट होता है कि ऐसी स्थिति देखकर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय पीड़ा से भर उठता है। कवि समाज की कठोर वास्तविकता पर करुणा व्यंग करता है और मानवता का अभाव की ओर संकेत करता है। यानी हम लोग मानवता एक दूसरे की सहायता की अभाव कमी को संकेत करता है कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 नंबर का, जैसे कि आप लोगों को 4 बनाना है, 6 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग रीतिकाल के विषय में पढ़ के जाइएगा। जैसे कि मैं अगला जो वीवीआई क्वेश्चन लाऊंगा उसमें 4 रीतिकाल के विषय में जो टॉप मोस्ट वीवीआई हो सकते हैं वो लाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। तो रीतिकाल के विषय में पढ़ के जाना। जब आप देखिएगा यही पेपर में केवल 4-5 क्वेश्चन रीतिकाल से है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल के विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा, रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह महत्वपूर्ण काल है जिसमें काव्य रचना विशेष रूप से श्रृंगार भावना और काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर की गई। इस काल में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। राजनीतिक दृष्टि से यह समय मुगल साम्राज्य के पतन और छोटे राजाओं एवं सामंतों का उदय था। मुगल का पतन कब हुआ था? 1857, और पतन माना जाता है औरंगजेब के मरने से। हाँ, औरंगजेब के मरने के बाद से मुगल साम्राज्य का पतन माना जाता है। उसके बाद कोई उतना अच्छा शासक नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। राज दरबारों में कवियों का आश्रय मिला जिससे दरबारी संस्कृति विकसित हुई। सामाजिक परिस्थितियों में विलासिता, ऐश्वर्य और नारी सौंदर्य की प्रधानता थी। प्रेम को अधिकतर नायक नायिका के संबंधों तक सीमित कर दिया गया। धार्मिक दृष्टि से भक्ति आंदोलन की तीव्रता कम हो गई और लौकिक प्रेम प्रधान हो गया। सांस्कृतिक रूप से कला, संगीत, नृत्य, सौंदर्यबोध का विकास हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन परिस्थितियों के प्रभाव से रीतकालीन काव्य में श्रृंगार रस, अलंकार, नायिका भेद और काव्य नियमों की प्रमुखता दिखाई देती है। इस प्रकार रीतिकाल की परिस्थितियाँ उसके साहित्य का स्वरूप निर्धारित करती है। जैसा कि क नंबर हो गया। ख नंबर आप देख सकते हैं, रीतिकाल से फिर संबंधित क्वेश्चन। आप लोगों को रीतिकाल के विषय में पढ़ के ही जाना है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं काव्य धाराओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आंसर है, रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह महत्वपूर्ण कालखंड है जिसमें काव्य का प्रमुख केंद्र श्रृंगार रस रहा है। इस समय लगभग 1700 ईस्वी से 1850 तक माना गया है। रीतिकाल का कालखंड क्या माना गया है, तो आप लोग यह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये आप लोग ना छोड़ें, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। रीतिकाल का कालखंड क्या मानना है आपको? 1700 ईस्वी से 1850, 150 वर्ष का। इस काल में पृष्ठभूमि, तो आप लोग को नोट कर लेना है रीतिकाल का कालखंड। इस काल में पृष्ठभूमि को समझने के लिए तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां का जानना आवश्यक है। यानी इन सब परिस्थितियों को, इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए आवश्यक है। अगर ये सब समझ गए तो रीतिकाल के विषय में आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे राजाओं और नवाबों का शासन स्थापित हो गया। राज दरबार साहित्य और कला के संरक्षण केंद्र बन गया। कवि राजाओं को आश्रय रहने लगे, उनकी प्रशंसा में काव्य रचना लगे। इसके कारण साहित्य में जनजीवन की समस्याओं के बजाय दरबारी जीवन, नारी सौंदर्य और प्रेम के वर्णन अधिक हुआ। रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएँ, यानी कि कौन कौन सी काव्य धाराएँ रीतिकाल में लिखी गई थी प्रमुख? रीतिबद्ध काव्य है। इसमें काव्य शास्त्रीय नियमों जैसे रस, अलंकार, नायक नायिका भेद का कठोरता से पालन किया गया। प्रमुख कवि कौन कौन हैं? केशवदास हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन भी आया था, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं रीतिकाल के?
और रीतिबद्ध तो केशवदास हैं, और बिहारी, जैसा कि मैंने वहाँ बताया था, बिहारी सतसई हैं। रीति सिद्ध काव्य बिहारी, इसको बिहारी भी कहा जाता है, बिहारी सतसई पूरा नाम है। इसमें नियमों के साथ भावों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति की दिखाई देती है। रीति मुक्त काव्य, इसमें शास्त्रीय बंधनों से मुक्त होकर प्रेम की गहन और सजीव अभिव्यक्ति हुई है। ख नंबर यहाँ से शायद हाँ थोड़ा बचा है। प्रमुख कवि और इसमें रीतिबद्ध के और प्रमुख कवि कौन कौन है? घनानंद। आप लोग पढ़ेंगे। निष्कर्ष, रीतिकाल सौंदर्य प्रधान काव्य का युग है। तो रीतिकाल कौन सा युग है? सौंदर्य प्रधान, जिसमें भावनाओं की गहराई हो तो है, पर सामाजिक चेतना का अभाव दिखाई पड़ता है। यानी चेतना का अभाव दिखाई पड़ता है, कमी दिखाई पड़ती है। आप लोगों को एक बढ़िया सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण चाहता है, आप लोग अगर आपके जीवन में दुख है, दुख तो रहवे करता है, तो आप लोग एक बार आचार प्रशांत से जुड़ें। वो आप लोगों को बहुत स्पष्टता लाएंगे। आपके जो भी आप धर्म हैं उसके विषय में आप लोगों को बहुत स्पष्टता ला देंगे। एक बार आप आचार प्रशांत से जुड़ें, बहुत कुछ सीख जाएंगे। जीवन कैसे व्यतीत करना है, जीवन का सार्थक उपयोग क्या है, इस सब विषय में आप जान पाएंगे। तो एक बार आप लोग आचार प्रशांत सर्च कीजिएगा, बहुत वीडियो है, आप लोग देखिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा। मैं सीख रहा हूँ, आप लोग एक बार आचार प्रशांत के विषय में सर्च कीजिएगा, बहुत कुछ आप जान पाएंगे अगर आचार प्रशांत से जुड़ गए तो। आधुनिक काल में हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। मैं कोई प्रमोशन नहीं है, आप लोगों का जीवन अच्छे से सार्थक उपयोग होगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं उस आचार प्रशांत से बहुत लगभग 1 वर्ष से जुड़ा हूँ, बहुत जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएंगे, कुछ बढ़िया सोच पाएंगे, कुछ जीवन में क्या करना है वो सब स्पष्टता होगी। उत्तर जैसा कि आप यहाँ से है, आधुनिक काल हिंदी गद्य साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। इसका आरंभ लगभग 1850 ईस्वी के बाद माना जाता है। तो आप लोग यह भी नोट कर लेना है, आधुनिक काल का कालखंड क्या क्या माना जाता है? 1850 ईस्वी के बाद से माना जाता है। इस काल में अंग्रेजी शिक्षा, मुद्रण कला, समाचार पत्रों और राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी को जनभाषा बनाया और सामाजिक राजनीतिक विषयों को साहित्य में स्थान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को जनभाषा बनाया, सामाजिक राजनीतिक इन सब विषय में साहित्य इसका स्थान दे दिया। गद्य की प्रमुख विधाओं का विकास, निबंध, सामाजिक सुधार, देशभक्ति और भाषा का सुधार पर लेखन, कहानी है, पॉइंट है। इस सब पॉइंट पे आप लोगों को थोड़ा कुछ अपने से ऐड ऑन करके, जैसे कि निबंध में कुछ अपने से ऐड ऑन करके लिखना है, ताकि आंसर, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। जीवन की सच्चाइयों का संक्षिप्त चित्रण है। उपन्यास में समाज, किसान, नारी और शोषण की समस्या है। मैं इन सब पर क्वेश्चन लेके आऊँगा और बड़े फॉर्मेट में लेके आऊँगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आने वाला हो तो इसी से बन जाए। इन सब के विषय में थोड़ा आप लोगों को कैसे लिखना है उस सब में भी डिस्कस करेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। नाटक, कुछ जैसे कि अब जब अगला क्वेश्चन आंसर ले आऊँगा VVI, तो उसमें बताऊँगा क्या क्या ऐड ऑन करना है आप लोगों को। ऐतिहासिक और सामाजिक विषय। आलोचना है, साहित्य और वैज्ञानिक मूल्यांकन। प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी को नई ऊंचाई दी। रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को सुव्यवस्थित किया। निष्कर्ष निकलता है, यानी पूरे काल में क्या हुआ उसका निष्कर्ष होगा। आधुनिक काल में हिंदी गद्य साहित्य जनजीवन से जुड़ा, यथार्थवादी और उद्देश्यपूर्ण बन गया। आप यहाँ देख सकते हैं, घ नंबर। आधुनिक काल के विषय में भी क्वेश्चन आता है। आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की परिचय दीजिए। उत्तर है, आधुनिक हिंदी काव्य में भाव, विचार और शिल्प तीनों स्तरों पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या है? राष्ट्र चेतना, जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉइंट, पहला पॉइंट है
राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, छायावाद, आत्मा, प्रकृति, रहस्य और सौंदर्य की प्राधीनता, इन सब विषय पर काव्य, कविता, कहानी, इन सब विषय पर लिखा गया। प्रमुख कवि कौन कौन है आधुनिक काल के? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, और भी है। प्रगतिवाद सामाजिक विषमता, शोषण और वर्ग संघर्ष, इन सब विषय में लिखा गया है। प्रमुख कवि कौन कौन है प्रगतिवाद के? तो नागार्जुन, त्रिलोचन। प्रयोगवाद में क्या क्या हुआ? नए काव्य प्रयोग हुए हैं, व्यक्तिगत दृष्टि बढ़ी है, इन सब विषय में प्रयोगवाद में हुआ। नई कविता, जैसा कि आप देख सकते हैं, नई कविता आधुनिक जीवन की जटिलता और तनाव के विषय में बताता है। निष्कर्ष, आधुनिक हिंदी काव्य बहुआयामी है और समय के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5वां नंबर यानी बड़ा 4 क्वेश्चन हो गया और 2 क्वेश्चन बचा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है। चलिए करा देते हैं 2 और। द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग कबीर जानते होंगे, महान संत कबीर। आप लोग हिंदी के छात्र हैं तो कबीर के विषय में भी आपको कुछ मिले तो उस पर भी पढ़ें। कबीर संत कबीर ने जीवन के विषय में आपको बहुत स्पष्टता मिलेगी कबीर जी को पढ़कर। तो आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप लोग पढ़ें, तो आप लोग ये सब जीवन स्पष्ट कर पाएंगे, क्या होगा जीवन का सार्थक उपयोग, ये सब सीख पाएंगे। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। यह लगभग 1900 से 1920 तक फैला हुआ है। इस युग में हिंदी साहित्य को दिशा और अनुशासन मिली है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा, विषय और शैली में सुधार किया। प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या है? भाषा की शुद्धता और परिमार्जन, राष्ट्रीय भावना का विकास, समाज और नैतिक आदर्श, सुधारवादी दृष्टिकोण, गद्य और पद्य दोनों संतुलित विकास। निष्कर्ष, द्विवेदी युग ने आधुनिक हिंदी साहित्य नींव को मजबूत की। जैसा कि देख सकते हैं आप, इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। जब मैं VVI क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा तो इसमें सबके डीप आंसर रहेंगे, आप लोगों को पूरी स्पष्टता से समझा दूंगा। 4 नंबर क्वेश्चन, ये 6वां क्वेश्चन है। कवि जयशंकर प्रसाद की जीवनी का परिचय देते हुए उनके काव्यगत विशेषताओं की स्पष्ट कीजिए। उत्तर जैसे कि आप देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य के महान छायावादी कवि हैं। उनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। वाराणसी किस स्टेट में आप लोग को पता है? कमेंट करना है वाराणसी किस स्टेट में है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार ये सब लिखते थे। उनका निधन 1937 में हुआ, यानी उनकी मृत्यु 1937 में हुआ। तो आप लोग एक बात और मैं देख रहा हूँ कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो सभी बच्चों का रहता है, आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइंस से, आप लोगों को सभी से एक पेपर जो होता है वो कॉमन रहता है। तो उस विषय में आप लोगों को आप देख रहे हैं कि जो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, एगो सागर भैया को छोड़कर सब लोग इजी केवल करा रहे हैं। इजी आएगा, निसंदेह इजी आएगा, लेकिन आप लोगों को टफ भी पढ़ना है, केवल इजी पढ़ा रहा है। आप जब देखेंगे उसका सिलेबस, तो उसका सिलेबस कहाँ है पता है? क्लास 11 का सिलेबस है। स्टैटिक्स का आप जब पढ़िएगा तो क्लास जियोमेट्री मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब क्लास 11 का सिलेबस है। क्लास 12 का सिलेबस प्रोबेबिलिटी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ये सब जब पढ़िएगा ना तो ये क्लास 12 का सिलेबस है। और आप लोग पढ़ रहे हैं केवल 6, 7, 8 का। निसंदेह कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को टफ भी करके जाना है। और जो मैथमेटिकल सेक पेपर है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालाइज, वो सब पेपर जो है वो टफ होता है। उस सब में सबसे अधिक बच्चा प्रमोट का किस विषय में होता है? MCTA में ही होता है। तो आप लोगों को टफ भी पढ़ना है। मैंने कुछ अपलोड किया है वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बढ़िया से अगर आपके जो भी एग्ज़ाम में आएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहीं से आए। और आप लोग पढ़ लेंगे तो फिक्स है, आप लोगों को कोई भी विषय में प्रमोट नहीं होने देंगे। क्योंकि मैंने देखा कि केवल इजी करा रहे हैं। आप देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, केवल जो भी पढ़ा रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छोड़िए, आप लोग केवल इजी करके ना हमसे मत पढ़िए, लेकिन इजी करके मत जाइए, प्रमोट हो जाएंगे 1 साल फिर जो जूनियर होगा वो सबके साथ देना होगा। और जो आप लोग जो आर्थिक स्थिति बढ़िया ना होगा फिर पैसा भी देना होगा। जैसा कि आप लोग इस बार में कितना लगा था, 585 जनरल का लगा था, 335 लगभग 500 खर्चा होता है। वैसे भी 100 रुपया तो कैफ़े वाला लेता है। तो आप लोग समय बर्बाद जो होगा, प्रमोट हो जाएंगे तो 1 साल एग्ज़ाम देना होगा। तो आप लोगों को यह नहीं करना है, आप लोगों को केवल प्रमोट नहीं होना है। तो आप लोग टफ भी पढ़ के जाएँ, यही कहना है मेरा। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी के साहित्य के महान ये पॉइंट तो हो गया। प्रमुख काव्यगत विशेषताएं: छायावाद की पूर्ण अभिव्यक्ति, रहस्यवाद और आध्यात्मिकता, प्रकृति की सजीव चित्रण, संस्कृतिनिष्ठ और कोमल भाषा, भावों की गहनता और गंभीरता उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप काम यानी उनकी प्रसिद्ध कृतियां, ये सब भी याद रख लेना है क्योंकि पूछ सकता है यानी आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर। उनकी प्रमुख कौन कौन सी कृतियां हैं, तो कामयानी है, पहला है कामयानी, दूसरा है आंसू, तीसरा है झरना, चौथा है लहर। ये सब उनकी प्रमुख कृतियां हैं, तो आपको याद रखना है। निष्कर्ष: जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कविता को दार्शनिक गहराई और कलात्मक ऊंचाई प्रदान की है। तो यहाँ से आंसर ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन स्पष्टता से क्लियर ना हो तो आप ये टेलीग्राम पर पा सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।